चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोगों ने एसईओ में ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज ये चीज़ें खत्म, तीनों चीज़ें हमने खत्म कर लिया था। और आज हम गूगल का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है गूगल सर्च कंसोल, उसके बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे कि कंसोल कैसे काम करता है और किस तरीके से उसको अपने वेबसाइट में कॉन्फ़िगर किया जाता है। उससे पहले चीज़ें जान लेते हैं कि वो किसके लिए है और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अभी तक किसी को पता था इस टूल के बारे में? देखो, ये गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने आपको बताया कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है? अभी तक हम क्या करते थे ना कि जैसे सपोज़ मानो कि हमें कोई कंटेंट लिखना है, कोई ब्लॉग लिखना है या फिर किसी सर्विस वेबसाइट का एसईओ करना है, तो पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते थे, उसके बाद उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते थे। चाहे वो सर्विस की वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो। लेकिन ये इस टूल की हेल्प से ना हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि इसमें ये पहले ही बता देता है कि आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड पे रैंक हो रही है, ठीक है? तो जिस कीवर्ड पे रैंक हो रही है हमारी वेबसाइट, अगर ऐसे कीवर्ड्स हमें पहले ही पता चल जाए, तो इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं कि इस कीवर्ड पे हमें रैंक कराना है। लेकिन ये टूल क्या बताता है कि इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, आप इस पे काम करो, ठीक है? अब ये जानो कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं और किस लिए ये है। गूगल के 2 टूल हैं, एक तो आपका गूगल सर्च कंसोल हो गया, दूसरा आपका हो गया गूगल एनालिटिक्स। जो गूगल सर्च कंसोल है आपका ये वाला, इसमें हम वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं और वेबसाइट की मतलब बैकएंड की जो एरर्स होती हैं, एरर्स या फिर इश्यूज चेक करते हैं। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस हो गई, परफॉर्मेंस के बाद आपकी वेबसाइट के इश्यूज हो गए। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये यूजर के एक्सपीरियंस को चेक करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे यूजर कितना आ रहा है, कितने टाइम तक रुक रहा है। यूजर एक्सपीरियंस इसमें और क्या हम इसमें चेक कर सकते हैं, कीवर्ड्स तो चेक कर ही सकते हैं। देखो, हमने बताया ना कि इस इसमें हमें ये पहले ही बता देगा कि हमारी वेबसाइट किस कीवर्ड पे सर्च की जा रही है, तो वैसे कीवर्ड पे अगर हम काम करेंगे तो हमारी वेबसाइट ज़्यादा रैंकिंग चांसेस है कि हाँ, नहीं, पोस्ट पेज तो वो तो बात की बात है। परफॉर्मेंस हो गया आपका, एरर्स हो गए, इश्यूज हो गए और कीवर्ड्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम अपने गूगल सर्च कंसोल में देखते हैं। ठीक है, चलते आओ प्रैक्टिकल पे। हम गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। सबसे फर्स्ट पे जो वेबसाइट आ रही है search.google.com सर्च कंसोल, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। चलो, स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है और स्टार्ट नाउ पे आने के बाद अब देखो, अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करने के 2 ऑप्शन आपको दे रहा है गूगल सर्च कंसोल। एक तो आप अपने डोमेन के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो और दूसरा आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू, यानी कि यूआरएल प्रीफिक्स एंड डोमेन, 2 मेथड ये दे रहा है। अब दोनों में से कौन कब यूज़ करना है आपको, वो चीज़ समझो। चलो, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में जब इंटीग्रेट करने जाते हैं तो हमें 2 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट तो हम अपने डोमेन के, यानी कि अपने सिर्फ डोमेन के नाम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर यूआरएल प्रीफिक्स।
अब समझने वाली बात ये है कि हम जब डोमेन से कब इंटीग्रेट करेंगे और यूआरएल से कब इंटीग्रेट करेंगे। अगर इन केस मान लो आपकी कंपनी है और आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सपोज़ मानो कि एक हमारा जो डोमेन है वो abc.com है और इसके बहुत सारे सब डोमेन हैं। एक मान लो कि 1.abc.com है, एक 2.abc.com है और ऐसे 3-4 करके बहुत सारे डोमेन्स हैं हमारे पास। अब समझो अगर इस वाले मेथड पे आप जाते हो, तो अगर इस डोमेन को आप क्या करते हो, इस डोमेन को अगर अपने सर्च कंसोल में इंटीग्रेट करते हो, तो इसके साथ-साथ क्या होंगे, ये सारे डोमेन आपके क्या हो जाएँगे, वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएँगे, वहाँ पे कनेक्ट हो जाएँगे और इस वेबसाइट का अगर डेटा फेच होगा वहाँ पर, तो इन सारी वेबसाइट का भी डेटा क्या होगा, फेच होगा। ये चीज़ हम तब करते हैं, डोमेन से कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि एक वेबसाइट है और उसपे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके सारे डोमेन्स यानी कि सब डोमेन हमने क्रिएट कर रखे हैं, देन उस केस में हम क्या करेंगे, अपने डोमेन वाले मेथड को अपनाएँगे। अदरवाइज़ मान लो कि आपके पास एक ही वेबसाइट है या फिर 2 वेबसाइट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर एक वेबसाइट हमारी है abc.com और इसका कोई हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम उसके सब डोमेन क्रिएट करें या फिर हमारे पास इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है कि हर टीम को हम एक-एक डोमेन क्या करें, मतलब अलॉट कर दें कि आप इस डोमेन पे काम करो या फिर आप इस डोमेन पे काम करो। क्योंकि हमारे पास एक ही डोमेन है, अगर मान लो 2 डोमेन हमारे पास हैं, एक bcd.com है, तो तब भी हम इसी मेथड को अपनाएँगे क्योंकि इस पे हम क्या जब क्या करते हैं, अगर मान लो abc.com स्लैश या फिर कोई चीज़ आई इसके यूआरएल के आगे, तो फिर ये ऑटोमेटिक सारे यूआरएल्स को उठा लेता है, इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी यूआरएल्स हमारे पास होते हैं। यानी कि अपनी वेबसाइट में चाहे हम 1 पेज बनाएँ, चाहे 1000 पेज बनाएँ, चाहे 1 ब्लॉग लिखें, चाहे 1000 ब्लॉग लिखें। तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी इस वेबसाइट से रिलेटेड यूआरएल्स होंगे, वो सारी यूआरएल्स ऑटोमेटिक कहाँ पे जाएँगे, गूगल सर्च कंसोल में अगर हम अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं तो। यहाँ पे सिंगल पर्सन अगर काम कर रहा है या फिर 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन तक अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास 3 डोमेन है, तो अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ को इंटीग्रेट करके आप इस पे काम कर सकते हो। समझ में आया कि डोमेन का यूज़ हम कब करेंगे और यूआरएल प्रीफिक्स का यूज़ कब करेंगे, ठीक है? देखो ऑफलाइन में क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक वेबसाइट को डोमेन के थ्रू और यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू, दोनों मेथड के थ्रू क्या अपनी वेबसाइट को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हो। या तो आप डोमेन को प्रेफ़र करो या फिर आप यूआरएल को प्रेफ़र करो। एक ही चीज़ को आप करो, क्योंकि आप यहाँ पे कर रहे हो तब भी आपका डोमेन ही वो उठा रहा है। बट क्या है कि आपने मेथड चेंज कर दिया है। यहाँ पे इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी सब डोमेन होंगे, वो सबको क्या करेगा, यहाँ पे फेच कर लेगा। लेकिन अगर इन केस यूआरएल वाला आप लेते हो, abc.com अगर आपने यहाँ पे डाला, तो अगर 1.abc.com है, तो यूआरएल प्रीफिक्स मेथड में क्या करेगा, उसको ये 1.abc.com को वो उठाएगा नहीं, उसको फेच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि उससे एक डोमेन से रिलेटेड आपने कई सारे सब डोमेन बना के रखे हैं, उनको सारे डोमेन्स को आप सर्च कंसोल में इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको डोमेन वाला मेथड अपनाना है, अदरवाइज़ फिर आपको यूआरएल प्रीफिक्स वाला ही करना। और हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास कई सारे डोमेन्स भी हैं, सब डोमेन नहीं है, अगर मान लो मेन डोमेन कई सारे हैं, तब भी आप यूआरएल प्रीफिक्स मेथड का यूज़ करो। चलो हम अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम यूआरएल प्रीफिक्स मेथड पे ही जाएँगे और यहाँ पे आपको अपना यूआरएल डाल देना है। यूआरएल डालने से पहले आपको अपनी वेबसाइट पे लॉगिन हो जाना है क्योंकि ये एक कोड देगा, उस कोड को अपने हेडर सेक्शन में डालना होगा। वेबसाइट हमने लॉगिन कर लिया है। देखो यहाँ पे आपको यूआरएल डालने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इस पे सिंपल कंटिन्यू कर देना है। चेकिंग वेरिफिकेशन कर रहा है ये।
देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करने के लिए। एक तो एचटीएमएल टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और डोमेन नेम प्रोवाइडर। यानी कि डीएनएस से भी आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर जो ये टैग देगा उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स भी आपको ऑप्शन देता है। तो सबसे जो सिंपल और सबसे ईज़ी है वो क्या है? हम एचटीएमएल टैग का यूज़ करेंगे। एचटीएमएल पे आपको क्लिक करना है। ये आपको एक कोड देगा। इस कोड को कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद ये क्या बोल रहा है? Copy the meta tag below and paste it into your site's homepage. It should go in the header section before the first body section. यानी कि हमें अपने header section में इस कोड को क्या करना है? पेस्ट करना है। आपको कहाँ पे आ जाना है? अपीयरेंस में आ जाना है अपनी वेबसाइट में। अपीयरेंस में आने के बाद आपको थीम फाइल एडिटर में आ जाना है। अब थीम फाइल एडिटर में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या ढूँढना है? हेडर ढूँढना है। अब हेडर कहाँ से मिलेगा वो देखो। एक बार एक्स्ट्रा पे क्लिक करते हैं। एक्स्ट्रा पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको देखना है कि हेडर आपका कहाँ दिख रहा है। कहीं दिख रहा है हेडर? ये हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपकी वेबसाइट एक्स्ट्रा पे नहीं बनी हुई है, तो हो सकता है दूसरा कुछ इंटरफ़ेस आए, डायरेक्ट ही आपको पैनल खोल करके दे दे कि यहाँ पे जैसे हमने पहले एक्स्ट्रा पे क्लिक किया, उसके बाद ही हेडर का सेक्शन आया। हो सकता है आप में डायरेक्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे अब देखना है कि आपको हेडर कहाँ पे है। दिख रहा है हेडर भाई कि हैं? ये, ठीक है? ये आपका हेडर यहाँ पे क्या हुआ? हेडर आपका यहाँ पे क्लोज़ हुआ। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हेडर? यहाँ से, ठीक है? आपको एंटर करना है और सिंपल इस कोड को क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। आपने फ़ाइल को अपडेट कर दिया और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है? वेरीफ़ाई करना है। ऑनरशिप वेरिफाइड, ठीक है? अब गो टू प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो ये हमारे कंसोल में हमने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया है। हमने क्या बोला था कि इस वेबसाइट पे काम नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं दिखा रहा। अगर ऐसी कोई वेबसाइट है जिस पे काम हो रहा है प्रॉपर, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे आएगा। फिर भी क्या ऑप्शंस के क्या रोल हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखो ये एक ऐसा टूल है कि इसको अगर आप सीख लेते हो और इस पे काम करना जान जाते हो, तो आप अपनी शायद चाहे वो सर्विस की वेबसाइट हो, चाहे आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो। अगर आप नॉर्मली 3 महीने में अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हो, तो इस टूल के थ्रू आप 1 महीने के अंदर रैंक करा पाओगे। ठीक है? अगर आपका सर्विस है, सर्विस के पेजेज़ को रैंक कराना चाहते हो, तब भी इस टूल को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर ऐसे ही कि जैसे या तो पेड ऐड चलाओ वेबसाइट पे, पेड ऐड कितना चलाओगे जितना आपके पास पैसा होगा। ऑर्गेनिक में अगर काम करना है तो ये इस टूल को आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि ओवरव्यू, ओवरव्यू में क्या है कि आपको इस पूरे पैनल का ओवरव्यू दिखाया जाएगा कि परफॉर्मेंस आपकी कितनी है, इंडेक्सिंग कितने यूआरएल्स आपके इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं इंडेक्स हुए हैं और यूज़र के पॉइंट ऑफ से एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। एनहांसमेंट में कि जो हम जैसे साइट मैप वगैरह बनाते हैं अपनी वेबसाइट को एनहांस करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। पूरा ये ब्लैंक है तो थोड़ा-सा मज़ा नहीं आ रहा है। देखो एक नया ऑप्शन यहाँ पे आया है इनसाइट्स का, ठीक है? ओवरव्यू में आप समझ गए कि इस पैनल पे पूरे में क्या-क्या दिखाया जाएगा। इनसाइट का एक नया प सेक्शन आया है और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी कि आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स जो टोटल क्लिक हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है? क्योंकि अभी ये नया है, हो सकता है टेस्टिंग में भी हो। बट परफॉर्मेंस पे आप आओगे तो आपकी वेबसाइट की पूरी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई देगी कि क्लिक आपकी वेबसाइट पे कितने आए हैं, आपकी वेबसाइट पे टोटल इम्प्रेशन कितना है, एवरेज सीटीआर कितना है और एवरेज पोज़ीशन क्या है।
क्लिक्स और इम्प्रेशन कोई बता सकता है क्या होता है? इंप्रेशन मतलब है कि कितना बार वो ऐड सिर्फ शो हुआ है, और क्लिक्स मतलब एड्स में। उस पे हाँ हाँ, हाँ। मतलब जो भी है, हुँ, हुँ। मतलब किसी के वेबसाइट पे कोई चीज शो हो रहा है जो रन कर रहा है, तो शो होना हुँ। इंप्रेशन है, और इस पे क्लिक करना क्लिक हो गया। सीटीआर? सीटीआर तो वही पर 1,000 पे कितना क्लिक्स हो रहा है। ठीक है। एवरेज पोज़ीशन तो किसी को नहीं पता होगा। है कोई ऐसा जो पता बता सके कि एवरेज पोज़ीशन क्या होता है? क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ़ 3 चीज़ों के बारे में बताया गया। सीटीआर के बारे में बताया गया है, इम्प्रेशन के बारे में बताया गया, क्लिक के बारे में बताया गया। एवरेज पोज़ीशन कोई बता सकता है, क्या होता है? चलो, ठीक है। यहाँ पे ये कोई एड्स, पेड एड्स तो है नहीं, ठीक है? सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही यहाँ पे होती हैं। तो समझो, अगर सपोज़ मान लो कि हमने कोई कीवर्ड सर्च किया, हमने ये कीवर्ड सर्च किया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अब डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे ये सारी वेबसाइट क्या कर रही हैं? रैंक कर रही हैं। यानी कि ये वेबसाइट दिख रही हैं। अगर सपोज़ मानो कि हम किसी एक वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल ले लें, ये एक वेबसाइट है कोर्सेरा करके, ठीक है? coursera.org। अगर सपोज़ मानो कि सबसे पहले समझो कि इंप्रेशन ऑर्गेनिक क्या होता है? ये जो वेबसाइट्स दिख रही है ना, एक किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, अगर इन वेबसाइट को हमें फ्रंट में दिख रही हैं, तो इसका मतलब इन वेबसाइट पे क्या आ रहा है? इंप्रेशन आ रहा है। अभी क्लिक किया, नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम इस coursera.org पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमारा क्या हो गया? एक क्लिक हो गया, यानी कि इसके लिए क्या हुआ? एक क्लिक हुआ, ठीक है? अभी तक यहाँ पे सर्च इंजन में जो सर्च पेज पे दिखाई दे रहा था, ये पूरा क्या था? इंप्रेशन था। बट हमने क्लिक करके कहाँ पे आ गए? यहाँ पर आ गए coursera पे, तो इसके लिए एक क्लिक हो गया, ठीक है? आप समझो कि सीटीआर और एवरेज पोजीशन क्या होता है? सीटीआर भी आप जानते हो, बट ये समझो कि एवरेज पोजीशन क्या होता है? सपोज़ मानो कि इस कीवर्ड पे हमारी ये वेबसाइट किस टाइम मतलब किस पे रैंक कर रही है? पेज पे किस किस पोज़ीशन पे रैंक कर रही है? सपोज़ मानो कि हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि अगर टोटल रिजल्ट्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट पेज पे 10वें नंबर पे रैंक कर रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है? अब यही मान लो कि यही फर्स्ट पेज पे 10वें नंबर पे ना होकर के सेकंड पेज पे होती, किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे, तो ये हो जाती किस पे? 12वें पेज पे, या फिर अगर ये चौथे पेज पे होती, अगर पेज चौथा और चौथे नंबर पे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ऐसे में बताता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पे बता देता हूँ, एवरेज पोज़ीशन क्या होता है? पीआर कोई बता सकता है ऑनलाइन में? हमने बता रखा है, डीएपीए और पीआर 3 कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। एक तो डीए आपका, पीए और पीआर, ये बताओ क्या होता है? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक्स हैं, उसके बाद इम्प्रेशन है, और उसके बाद क्या है? सीटीआर है, एवरेज पोजीशन है, ठीक है? देखो क्लिक्स तो आपको पता है, क्लिक्स क्लिक्स का जो फार्मूला होता है, यहाँ तक तो सबको पता होगा कि हम इम्प्रेशन से क्लिक कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब समझो बेसिकली हमें समझाने का मतलब है एवरेज पोजीशन आपको। हमने बताया था कि सपोज़ मानो कि पीआर का मतलब ये होता है हमारी वेबसाइट किस पे 34/10 पे रैंक कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी वेबसाइट किस पोज़ीशन पे रैंक कर रही है? हमारी वेबसाइट कहाँ पे? चौथे पेज पे 4th नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक? ये बेसिकली हमारा क्या हुआ? पीआर हुआ। अब सपोज़ मानो कि हमारा जो एवरेज पीआर आ रहा है, हमारी वेबसाइट का है, हमारा जो कीवर्ड पे रैंक कर रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है? अगर मानो एक बार आया, अगर किसी ने कीवर्ड डाला व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वो
एक बार आया 34, देन उसके बाद सेकंड टाइम आया कितना 30, उसके बाद आया 45, उसके बाद आया 32। ऐसे ही जो मतलब हमारा एवरेज होता है, गूगल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का एवरेज निकालता है कि एक्चुअल में पीआर क्या है आपका। तो जो पीआर आता है, एवरेज पीआर, सपोज मानो कि ये 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स का मैं डेटा निकाल रहा हूँ, ठीक है? अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कितना आया? यही कैलकुलेशन आई इसकी, ठीक? 4, 9, 2, 11, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक? अब इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। लगभग यही आएगा 35.25। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो ये हमारा क्या हो गया? एवरेज पोजीशन हो गया, ठीक? तो हम इसी वेबसाइट पे देखेंगे, आपको हम बताएँगे। बाकी जब डेटा कोई ऐसा होगा जिसकी वेबसाइट पे डेटा अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप बताना, मैं फिर से बता दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी आपको। बे डेटा नहीं है तो क्या हुआ, बट फीचर्स तो सारे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, क्लिक्स, इम्प्रेशन, सीटीआर और एवरेज पोजीशन। आप समझो कि यहाँ पे आपकी क्वेरी दिखाएगा, ठीक है? जो मैं बात कर रहा था ना कि किस ये टूल ऐसा है कि जो आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ें होंगी क्वेरीज़ में कि आपकी जो टॉप क्वेरीज़ हैं, किस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है? डेटा नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पे कीवर्ड दिखाएगा, देन उसके बाद ऐसा कोई पर्सन है जो थोड़ा बहुत काम करता हो, मुझे थोड़ा डेटा मिल जाए बस, ताकि जो क्वेरीज़ हैं थोड़ा से, तो digisoftwares.in है, ठीक है? इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो भाई, अब मज़ा आ जाएगा इस पे काम करने में, ठीक? देखो यहाँ पे ओवरव्यू, इनका अभी तक टोटल कितने क्लिक्स इनकी वेबसाइट पे आई हैं ऑर्गेनिक, ठीक है? 12 क्लिक्स इनकी वेबसाइट्स पे आई हैं, ठीक है? ये इनका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस लेकिन कब तक का है? ठीक है, इनकी पुरानी वेबसाइट है। देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग और नो इंडेक्सिंग की बात की थी, ठीक है? तो इनकी जो है, आप समझो कि 80 यूआरएल्स इनकी क्या है, पेजेस क्या है, नो इंडेक्स हैं, और 45 पेजेस इनके क्या है, इंडेक्स हैं, ठीक है? ये ओवरव्यू है। अभी एक-एक ये सारे फीचर एक-एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ें हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करता है। और कोर वेब वाइटल ये भी देखेंगे। एनहांस में ये जो हमारे ब्रेड क्रम्ब्स आपको भी मैंने बताया था क्या होते हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन होंगी, जैसे कि स्कीमा यहाँ पे हाउ टू, या फिर पर्सन का स्कीमा, या फिर आर्टिकल का स्कीमा, जितने भी तरीके का आप स्कीमा लगाओगे। अब देखो इनके कितने एनहांसमेंट में ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं उनके 16 ब्रेड क्रम्ब्स हैं, और इनवैलिड 0 हैं, यानी कि इनके जो सारे ब्रेड क्रम्ब्स हैं वो सही हैं, अच्छे पोज़ीशन पे हैं। अब एक-एक करके हम आते हैं। ये इनसाइट वाला जो ऑप्शन है ये नया अभी आया है, इसमें आपके क्लिक्स दिखा रहा है, इंप्रेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो ब्लॉग एक्सप्रेस यूएसए, इनका ये ट्रेंडिंग अप दिखा रहा है, ट्रेंडिंग डाउन में कुछ नहीं दिखा रहा है। चलो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए परफॉर्मेंस फीचर, उसको समझते हैं। देखो ये 3 मंथ का इनका परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और 48 आवर्स में इनके 0 क्लिक्स आए हैं और 16 इंप्रेशंस आए हैं। 7 डेज़ में 1 क्लिक्स आया है, और टोटल 263 इंप्रेशंस आए हैं। 48 28 डेज़ का देख लेते हैं, 4 क्लिक्स और 3 मंथ का। चलो इसी डेटा पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखो इनका जो एवरेज सीटीआर है, वो क्या है, 0.3%। क्लिक्स इनके टोटल कितने हैं, 12 क्लिक्स हैं, और टोटल इंप्रेशन कितने हैं, 3,400 समथिंग के आसपास, यानी कि 3,500 के आसपास इनके जो टोटल क्लिक्स हैं। अब ये जो इनका एवरेज सीटीआर है ना, ये बहुत बेकार है। अगर ऑर्गेनिक वेबसाइट की बात की जाए, तो एक वेबसाइट का जो एवरेज सीटीआर होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 टू 7%। अगर 6% से नीचे है, तो इसका मतलब वो बेकार है। और एवरेज पोज़ीशन तो बहुत ज़्यादा है, ये जितना आपका कम हो।
देखो, एवरेज पोजीशन जितना कम हो उतना अच्छा है और सीटीआर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। यहाँ पे इनका 0.3% है, तो ये बहुत ही बेकार कंडीशन में है, यानी कि इस पे काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से वेबसाइट बंद हो चुकी है, ठीक है? इसको कम से कम इन्हें लेकर के जाना पड़ेगा कहाँ पे? ये मान के चलो कि 6% तक तो लेके जाना ही है आपको। अगर 6 टू 7 है तो एक ये अच्छा रेशियो आपका है, अदरवाइज़ जो समझ लीजिए कि 6 से कम आ रहा है, हाँ, ये डिफरेंट वेबसाइट्स में कम हो जाएगा। अगर मान लो कि यही अगर आपका ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और सर्विस की वेबसाइट है, ये बेसिकली आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना? तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट में आपको 6 से 7% लेकर के जाना है सीटीआर, और अगर यही आपका सर्विस वेबसाइट है या फिर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको यही आप लगभग 3 से 4% यानी कि 2 से 4% के अंदर होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए और 4 से ज़्यादा पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 तो होना ही चाहिए अगर आपकी वेबसाइट क्या है, ई-कॉमर्स या फिर सर्विस, और ये आपका अभी इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लगभग आपका जितना कम होगा, उतना ही अच्छा है आपके लिए। ये 64 पे जा रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है? 6 पेज पे रैंक कर रही है, और 6 पेज का मतलब क्या है? ये फर्स्ट पेज ये है, ठीक है? यहाँ पे आपकी वेबसाइट का आ रही यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लगभग यहाँ पे आपकी वेबसाइट क्या कर रही है? रैंक कर रही है। आप सोचो गूगल पे फर्स्ट पेज से आगे कितने परसेंट यूज़र नहीं जाते हैं? आप समझो कि 70% यूज़र जो होता है, वो सेकंड पेज को स्क्रॉल ही नहीं करता है। फर्स्ट पेज पे ही उसको रिज़ल्ट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ वो स्किप कर जाता है कहाँ पे? दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आपकी वेबसाइट अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से कहाँ पे रैंक कर रही है? आपकी वेबसाइट छठे पे नहीं रैंक कर रही है। आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है 7वें पे, 7वें पेज पे 4th पोज़ीशन पे, ठीक है? तो अब इसमें किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है वो तो पता होना चाहिए ना, वो तो कीवर्ड डालने के बाद पता चलेगा, ठीक है? तो अब समझो कि ये क्वेरीज़ हैं, टॉप क्वेरीज़ जो यूज़र सर्च कर रहा है, जिन पे आपकी वेबसाइट क्या हो रही है? दिख रही है, ठीक है? इसको यहाँ से 10 से कर लेते हैं 50। ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं, तब उस केस में आपकी वेबसाइट दिख रही है। भले ही इन कीवर्ड को आपने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला होगा, लेकिन जब यूज़र गूगल पे इन कीवर्ड्स को सर्च करता है, तो गूगल क्या करता है? आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करता है, सजेशन में लाता है, सर्च पेज में दिखाता है। तो ये सारे कीवर्ड्स क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करोगे अपनी वेबसाइट में, चाहे वो सर्विस की वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग की वेबसाइट है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो 15 से 20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। ये ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे आपकी वेबसाइट सर्च की जा रही है, पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट को दिखा रहा है गूगल। और हम लोग क्या करते हैं, जब गूगल कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो गूगल को सर्च कराने की कोशिश करते हैं, रैंक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कीवर्ड ऐसे हैं जिन पे हमारी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक हो रही है, ठीक है? तो इन कीवर्ड्स को आपको जो सर्च कंसोल में कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स पे आपको अपने ब्लॉग में यूज़ करना है, सारे कीवर्ड्स पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना है, ताकि हमारी वेबसाइट पे इन कीवर्ड्स पे कंटेंट अवेलेबल हो सके और हमारी वेबसाइट क्या हो? रैंक हो। ये तो उन लोगों को ज़्यादा करना चाहिए जो सर्विस यानी कि ब्लॉगिंग का तो केस अलग ही है, उसमें तो हमें करना ही करना है। अगर हमारी वेबसाइट चाहे मान लो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस से रिलेटेड है, तो कंसोल में जब हम अपनी वेबसाइट को डाल देंगे तो हमारी वेबसाइट क्या होगी? हमें ये पता चल जाएगा एग्ज़ैक्टली हमारी जो वेबसाइट है वो किन कीवर्ड पे रैंक हो रही है। सपोज़ मान लो कि हमारा व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर पे रैंक करती है हमारी वेबसाइट, तो हम व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और ब्लॉग्स लिखेंगे, ताकि हमारा यूज़र ऑर्गेनिक ही हमें रिजल्ट दे। हमें पेड ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप एक दिन में अगर 300 बजट लगाते हो अपने पेड एड्स पे, तो वही 300 आपको नहीं लगाना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो पर्सन गूगल पे ऑर्गेनिक सर्च करके आता है, डेफिनिटली वो 80% चांसेस होते हैं कि वो उस चीज़ को परचेज़ करने ही आया है। ठीक है? अगर इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है तो। तो इन कीवर्ड्स को हमें ज़रूरी है यूज़ करना। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं पेजेज़। आपके कौन से ऐसे टॉप पेजेज हैं जो गूगल पे रैंक कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो मेन डोमेन है, क्योंकि हर एक वेबसाइट का जो होम पेज होता है, वो ज़्यादा रैंक करता है। फिर उसके बाद आपका ये वाला पेज क्या है? ज़्यादा रैंक कर रहा है। कौन-सा? लेनोवो लैपटॉप रिव्यू। इस पे कितने इंप्रेशन आए हैं? 1200 के आसपास। लेकिन क्लिक्स कितना है? 1 है। यानी कि अगर हम सीटीआर मेथड के हिसाब से देखें तो कितना इस पे होना चाहिए था? लगभग 6 से 7% इसका सीटीआर आना चाहिए था आपका। तो 6 से 7% कितना होगा 1200 का?
लगभग 60 से 70 क्लिक्स आने चाहिए थे आपकी वेबसाइट पे, 72 के आसपास आने चाहिए थे, ठीक है? आप समझो एक ही क्लिक से तो कितना आपने इसका कंटेंट हम ज़रा देखें। इस पे नहीं आ रहा है ओपन। इस पे वो दिखा रहा है सिर्फ़ इसका हाँ, ये देखो, ये आ गया, ठीक है? अब इनकी जो हेडिंग है, लेनोवो लैपटॉप रिव्यू पहली चीज़ तो ये आउटडेटेड हो गई है, 2025 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? 2024 में हमने लिखा और 2025 भी खत्म होने वाला है, इसको अभी तक आपने क्या किया? अपडेट नहीं किया, ठीक? और जो कंटेंट लिखने का तरीका है, वो भी बेकार है। ये जो चीज़ें आ रही ना पॉपअप, सबसे बेकार यही है, आप समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है कि यूज़र पढ़ ही नहीं पा रहा और दूसरा पॉपअप दिखा दे रहे हो कि सब्सक्राइब करो इसका, तीसरा पॉपअप दिखा दे रहे हो कि साइन अप करो इसको, यूज़र भाग जाएगा। ठीक है, ब्लॉगिंग में नहीं भाई, किसी भी वेबसाइट में आपको नहीं करना। पर्टिकुलर अगर आपकी ऐसी कोई वेबसाइट है, जहाँ पे हमें साइन अप ही कराना मैंडेटरी है, तभी आप कराओ। अदरवाइज़ यूज़र को आने दो, आपको अपनी वेबसाइट का एक्सपीरियंस तो लेने दो। अदरवाइज़ पहले ही उससे डेटा माँगने लगे हो आप। एक टाइम फिक्स कर दो कि यूज़र हमारे वेबसाइट पे आए, इससे पहले उसे पॉपअप ना दिखे किसी भी चीज़ का। पहले यूज़र को स्मूथली अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल तो करने दो। अब हम स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है पॉपअप में, तो फिर हम भाग जाएँगे आपकी वेबसाइट से, ठीक है? आपने हेडिंग, सब हेडिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। सिर्फ़ यहाँ पे आपने एस2 का यूज़ किया है और उसके बाद कीवर्ड का विशेष नहीं यूज़ किया, फिर यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लिए हैं। नंबरिंग में यूज़ किया है, पैराग्राफ का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, इंटरनल एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं लगाया है। एफएक्यूज़ का आपने यूज़ किया है, अच्छी बात है। एक ही एफएक्यूज़ आपने डाला है शायद, अच्छा ये भी है, बट आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। एफएक्यूज़ का मतलब है कि आपके एफएक्यूज़ में क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है, ठीक है? तो इस वजह से मतलब कहीं न कहीं आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये क्या है? अच्छे नहीं है तभी इतना बेकार सीटीआर आपका आ रहा है, ठीक है? ठीक, ऐसे ही आप देख सकते हो सारे पेजेज़ कि आपके कौन-कौन से पेज हैं, जिन पे इंप्रेशन आ रहा है। अगर ऐसे जो पेजेज़ हैं जिन पे इंप्रेशन अच्छा रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं कि कुछ तो अच्छा होगा उसका, तो हमें उस पेज पे और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब पेजेज़ क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे कौन-कौन से पेजेज़ हैं जो गूगल रिकमेंड कर रहा है, गूगल पे रैंक कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीज़ की तो हमारी वेबसाइट किस कंट्री में किन-किन कंट्रीज़ में रैंक कर रही है? कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है? सबसे ज़्यादा आपको ट्रैफिक कहाँ से मिल रहा है? इंडिया से मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको कहाँ से मिल रहा है? यूनाइटेड स्टेट से मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद ब्राज़ील से मतलब इम्प्रेशन कहाँ-कहाँ पे आपकी वेबसाइट खैर क्लिक्स तो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा नहीं बट इम्प्रेशन तो आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ से इन कंट्रीज़ से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। गूगल रिकमेंड कर रहा है इन कंट्रीज़ में भी, तो कुछ ऐसा होगा अच्छा जो आपके आपकी वेबसाइट को बाहर भी रिकमेंड की जा रही है। वेबसाइट आपकी अच्छी थी, आपके बट आपने काम करना बंद कर दिया, इस वजह से मुझे लग रहा है ये एकदम बेकार। ये पूरा समझ लो कि एकदम फ्री में है सब कुछ। देन उसके बाद किन-किन डिवाइस में आपकी वेबसाइट ज़्यादा दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा आपकी डिवाइस कहाँ पे देखी गई है? मोबाइल्स में देखी गई है, डेस्कटॉप पे देखी गई है, ठीक है? टैबलेट में नहीं देखी गई तो हमें आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को ज़्यादा बनाना है क्योंकि हमारा यूज़र कहाँ पे ज़्यादा है? मोबाइल से ज़्यादा देखता है, ठीक है? लेकिन डेस्कटॉप पे इम्प्रेशन आपका ज़्यादा है और क्लिक कम है, ठीक है? और क्लिक मोबाइल पे ज़्यादा है आपके। तो हमें दोनों जगह पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि गूगल रिकमेंड कर रहा है कि मतलब हमारे जो डेस्कटॉप वाले यूज़र हैं, वो ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ उनको डेस्कटॉप इंटरफ़ेस में ऐसा लग रहा होगा, जिन्हें या तो मुझे मेरा टाइटल नहीं पसंद आ रहा होगा या फिर मेटा वगैरह उनको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से वो क्लिक नहीं कर रहे हैं हमारी लिंक पे, ठीक है? देन उसके बाद आपको सर्च अपीयरेंस में
सर्च अपीयरेंस में आपका कोई डेटा नहीं है कि कहाँ पे सर्च में आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। देन उसके बाद डेट, किस डेट को कितना ट्रैफिक आया है, ये चीज़ आप पता लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है? देखो 25 अगस्त को आपको 1 क्लिक आया है। इससे क्या होगा कि जिस डेट पे हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आया है, तो उस डेट को हमने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से गूगल ने हमारी वेबसाइट को क्या किया, रिकमेंड किया। तो हम उन चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और वही एक्टिविटीज़ हम क्या करेंगे, अपनी अदर मतलब अदर पेजेज़ पे या फिर अदर वेबसाइट पे वही एक्टिविटीज़ पूरे वेबसाइट पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जो हमने क्या किया था 25 तारीख को किया था। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा कि या फिर उस टाइम पे यूज़र को कुछ अच्छा लगा होगा या फिर हमारी वेबसाइट पे गूगल को कुछ अच्छा लगा होगा, तभी तो ट्रैफ़िक आया हमारी वेबसाइट पे। तो जिस डेट में ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस चीज़ को हम फाइंड करके अगर वेबसाइट पे काम करेंगे, तो क्या होगा हमारी वेबसाइट की रैंकिंग और फ़ास्ट होगी। ठीक है? यहाँ तक क्वेरीज़, पेजेज़, कंट्रीज़ इन पे ज कोई दिक्कत हो तो बताओ? आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है अपनी क्वेरीज़ पे फ़ोकस करना है। ये क्वेरीज़ हैं जिन पे आपकी वेबसाइट दिखाई जा रही है। अगर आज भी अपनी इन क्वेरीज़ पे अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखोगे तो आपको विदिन 10 डेज़ आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? सारे लोग जाते हैं पेज टूल का यूज़ करते हैं, वहाँ से कीवर्ड निकालते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और ये ऐसी कीवर्ड्स हैं कि आप इनको एड्स में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब इससे ज़्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है, कौन टूल हो सकता है जो आपको ये भी बता दे कि आपकी वेबसाइट इस पेज पे रैंक हो रही है? आपने कीवर्ड नहीं डाला उस नहीं डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे, तब भी आपको ये बता रहा है कि इस कीवर्ड पे आप कंटेंट लिखो, इस पे सजेशन आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है? देन उसके बाद हम आते हैं अब देखो उसके बाद आ जाते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन में, ठीक है? सपोज़ मानो कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई है, ठीक है? किसी रीज़न की वजह से आपकी जो यूआरएल है, आपने नया ब्लॉग लिखा या फिर पुराना ब्लॉग है, वो इंडेक्स नहीं हो रहा और इंडेक्स चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक फ़ॉर्मूला होता है, शॉर्टकट होता है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। देखो सपोज़ मान लो कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, वो क्या है? मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ, इनकी जो वेबसाइट है। इसको हमें चेक करना है कि ये गूगल पे लाइव है या फिर नहीं लाइव है, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए आपको आना है क्रोम पे और यहाँ पे साइट लिखना है। साइट लिखने के बाद कॉलन लगाना है, देन उसके बाद आपको इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है और इसके आगे से आपको ये एचटीटीपी हटा दो। देखो इनकी जो ये वाली यूआरएल है, ये गूगल पे लाइव है। अगर ये फ़ॉर्मूला लगाने के बाद आपकी जो यूआरएल है, वो गूगल पे नहीं आ रहा है, सर्च इंजन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे लाइव नहीं है। ये सारे लोग अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो इस फ़ॉर्मूला के थ्रू। साइट लिखना है आपको, कॉलन लिखना है और उसके बाद आपको जिस यूआरएल को चेक करना है, अपने होम पेज को चेक करना है, तो होम पेज का यूआरएल डालो। अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर यूआरएल को चेक करना है, ब्लॉग को चेक करना है, पेज को चेक करना है, तो उसका सिंपल यूआरएल डाल दो। ठीक है? इनका जो ये वाला यूआरएल है, ये गूगल पे लाइव है। इन केस अगर ये यूआरएल लाइव नहीं होता, तब हम क्या करते? तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को हम करेंगे कॉपी यहाँ से और आ जाएँगे अपने सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में करने के बाद इंस्पेक्ट एनी यूआरएल इन इस पे आपको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे अपनी यूआरएल को। उसके बाद करेंगे एंटर। अब देखो रिट्राइंग डेटा फ्रॉम गूगल, ये क्या कर रहा है? ये दिखा रहा है यूआरएल इज़ ऑन गूगल यानी कि ये जो यूआरएल है, ये गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है? अगर ये अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाता यूआरएल इज़ नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। तो उसके उस केस में हम क्या करते? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करते, देखो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता, फिर से क्या करने का? रिक्वेस्ट करने का। तो वहाँ पे आपको अपनी यूआरएल पेस्ट कर देना था। आपकी यूआरएल फिर इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्टिंग में चली जाती कहाँ पे? गूगल के पास, गूगल के डेटाबेस में। फिर उसका क्रॉलर आता, आपकी वेबसाइट को क्या करता? रिकॉल करता
रीड करता, उसके बाद उसको इंडेक्स करता, अगर उसमें यूआरएल में कोई दिक्कत नहीं होती तब, ठीक है? अगर आपको अपनी वेबसाइट को लाइव कराना है, तो कंसोल में आओ, कंसोल में यहाँ से यूआरएल को पेस्ट कर दो, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी गूगल पे। अब देखो यहाँ पे इस यूआरएल में क्या दिखा रहा है, पेज इंडेक्सिंग, ये आपका इंडेक्स है, एचटीटीपीएस रे पूरा है, ब्रेडक्रम्स भी इसका पूरा इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। देन उसके बाद आते हैं पेजेज़ में। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि इनकी वेबसाइट में टोटल जितने पेजेज़ हैं, वो क्या है, 80 पेजेज़ जो हैं, वो इंडेक्स नहीं है और 45 पेजेज़ जो हैं, वो इंडेक्स हैं। अब इंडेक्स नहीं है, उनका रीज़न क्या हो सकता है? व्हाई पेज आर नॉट इंडेक्स्ड, ये तो कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये इनके टैग भी हो सकते हैं। देखो इतने इतने पेजेज़ तो आपने नहीं बनाया होगा। 80 पेज यहाँ पे दिखा रहा है, 80 इंडेक्स हैं, नॉट इंडेक्स हैं और 45 इंडेक्स हैं। क्या इतने पेजेज़ आपने बनाए अभी तक अपनी वेबसाइट पे? नहीं बनाए, तो फिर दिखाई क्यों दे रहा है? अगर बनाया नहीं आपने, तो फिर दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पेज आपने टैग्स डाले होंगे, ठीक है? तो उनको भी ये रीड करता है। जैसे यहाँ पे देखो टैग को रीड कर रहा है, 404 को रीड कर रहा है, ठीक है? 403 को, मतलब जितने तरीके की इसको चीज़ें मिलेंगी आपकी वेबसाइट पे, जैसे कीवर्ड्स हो गए बहुत सारे, सिचुएशन में ये कीवर्ड्स को भी यहाँ पे दिखाता है और टैग को तो दिखाता है। आपने अपने अपनी वेबसाइट में जितने भी टैग्स दिखे होंगे, उसमें से उसको जो भी टैग में प्रॉब्लम लगी होगी, उनको वो इंडेक्स नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे कहाँ पे दिखा देगा? नॉट इंडेक्सिंग में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सपोज़ मानो इस यूआरएल पे हम क्लिक करते हैं, ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन, कहीं न कहीं ये क्या है, आपकी जो यूआरएल है, कहीं न कहीं ब्लॉक हो रही है, या तो आपने कुछ ऐसा किया होगा वेबसाइट में, या फिर कोई भी रीज़न होगा जिसकी वजह से ये गूगल पे इंडेक्स करने का परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है? इन्होंने कुछ ऐसा प्लगइन्स वगैरह डाला होगा जो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे यूआरएल को, तो इस वजह से ये वाला पेज इनका इंडेक्स नहीं है। इसी तरीके से आपको अपने सारे पेजेज़ के इश्यूज़ देखने हैं और उनको फिर से री-इंडेक्सिंग के लिए डालना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, डब्ल्यूपी कंटेंट प्लगइन्स, जेटपैक, ये कुछ ऐसा है जो कुछ गूगल कोई अलाउ नहीं कर रहा है इंडेक्सिंग करने के लिए, ठीक है? देन उसके बाद आते हैं साइट मैप पे। साइट मैप भी हमने आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से आपको जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है? तो अगर मान लो इन केस वहाँ पे आप नहीं करते हो, जो मैंने मेथड बताया था कैसे जनरेट करना है साइट मैप को और अपने वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो इन केस अगर वहाँ पे नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको आकर के क्या करना है, पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पे देखो साइट मैप इंडेक्स एक्सएमएल, यहाँ पे इनका क्या है, साइट मैप इन्होंने सबमिट कर रखा है। पोस्ट का इन्होंने सबमिट किया है और ये कोई यूआरएल है उसका इन्होंने सबमिट किया है। इनकी वेबसाइट पे वेब स्टोरी का इन्होंने साइट मैप यहाँ पे सबमिट किया है, ठीक है? आपने पेजेज़ का भी सबमिट किया है, कैटेगरी का भी सबमिट किया है। इन्होंने लगभग जितने तरीके के साइट मैप्स होते हैं, लगभग क्या किया है, सबको इन्होंने सबमिट कर रखा है, ठीक है? तो अगर आप उस वाले मेथड को जो हमने जनरेट कोडिंग क वाला मेथड बताया था, अगर वहाँ पे नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको आके सिंपल साइट मैप का यूआरएल डालना है और सबमिट कर देना, आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, साइट मैप यहाँ से कंसोल में सबमिट हो जाएगा, ठीक है? तो फिर अपने आपकी वेबसाइट का डेटा क्या है, वो फेच करने लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी है, देखो जैसे पोस्ट का पूरा सक्सेसफुल है। बेबी स्टोरी भी आपने बनाई थी? यहाँ से साइट मैप आप कर सकते हो, ठीक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। देन उसके बाद रिमूवल्स, यहाँ से रिमूवल्स देखते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को चाहते हो कि वो गूगल पे ना दिखे, ठीक है? अभी तक तो हमने क्या बताया कि गूगल पे इंडेक्स कराने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स की वजह से आपने पेज इंडेक्स तो करा लिया, लेकिन आप ये चाहते हो कि वो पर्टिकुलर यूआरएल या फिर पेज या फिर ब्लॉग का किसी भी, मतलब किसी भी कंटेंट का आपका यूआरएल हो, उसको चाहते हो कि वो आपकी गूगल पे लाइव ना दिखे।
तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो और ये आपका क्या होगा, सिर्फ़ 90 डेज़ के लिए रिमूवल मतलब वो रहेगा। यहाँ पे आना है, आपको ये देखना है कि रिमूव द यूआरएल ओनली। अगर सपोज़ मानो कि हमारी जो एक यूआरएल है इसी को हम सिर्फ़ नहीं दिखाना चाहते हैं अपने गूगल पे, तो इस पूरी यूआरएल को हम पेस्ट कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे रिमूव ऑल यूआरएल्स विद दिस प्रीफिक्स, तो इस पे अगर आपको करना है, तो ये जो कीवर्ड है ना, इसको आपको सिर्फ़ यहाँ पे डालना है। इसको कॉपी कर लेना है। आपकी वेबसाइट में जितनी भी यूआरएल्स हैं, अगर उन यूआरएल्स में लेनोवो लैपटॉप रिव्यू दिख गया, तो वो सारी यूआरएल्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अगर सारी यूआरएल्स को रिमूव करना चाहते हो, ऐसी यूआरएल्स को जिनमें ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर ये प्रीफिक्स लिखा हुआ है, तो ये वाला मेथड आपको अपनाना है। अदरवाइज़ पर्टिकुलर किसी एक यूआरएल को आपको क्या करना है, रिमूव करवाना है, तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर यूआरएल को डाल देना है, आपका यूआरएल रिमूव हो जाएगा गूगल से। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना आपको, नेक्स्ट करने के बाद ये सिर्फ़ 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है? देखो रिमूव यूआरएल, सबमिट रिक्वेस्ट पे करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और आपकी यूआरएल गूगल से रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद कोर वेब वाइटल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इनके डेटा नहीं है, कोई कुछ ऐसा डेटा नहीं है कि इस वाले ऑप्शन में डेटा नहीं आ रहा है। एचटीटीपीएस देखो एचटीटीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कितनी यूआरएल्स में इश्यू आ रहा है, कितनी यूआरएल्स में इश्यू नहीं आ रहा है। तो इनकी 0 यूआरएल्स हैं जिनमें इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है? सॉरी मतलब जितनी इनके 16 यूआरएल हैं टोटल एचटीटीपीएस यूआरएल्स जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, पूरा ग्रीन दिखा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं एचटीटीपी से रिलेटेड इनकी वेबसाइट्स पे कोई फॉल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे एरर होती तो उस पर्टिकुलर पेज पे जाकर के हम देखते कि एग्ज़ैक्टली कौन-सी एरर है, कैसे वो सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर वही ब्रेड क्रम्ब्स की बात करें, तो ब्रेड क्रम्ब्स में भी वही है कि आपके कोई भी इश्यू नहीं है, अगर इश्यू होता तो यहाँ पे दिखाई देता। और उसके बाद सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैनुअल कोई डिटेक्टेड इश्यू नहीं है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखो जो हम बात कर रहे थे इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, बैक लिंक्स, ठीक है? वो चीज़ें कहाँ से देखेंगे, वो चीज़ें देखो। यहाँ पे 2 तरीके की लिंक्स का ओवरव्यू दे रहा है, एक तो एक्सटर्नल लिंक, दूसरा इंटरनल लिंक। इन्होंने इंटरनल लिंक कितने दे रखे हैं अपने वेबसाइट पे टोटल 876, ठीक है? 876 इन्होंने टोटल इंटरनल लिंक दे रखा है और यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक कितने हैं? सिर्फ 1 है, ठीक है? ये है blogexpressusa.com, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है? और टॉप लिंक साइट्स कौन-सी हैं? स्कूल एंड कॉलेज लिस्टिंग डॉट कॉम, ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से इनको क्या मिला हुआ है? बैकलिंक्स मिला हुआ है, ठीक है? इस वेबसाइट में इनकी वेबसाइट का यानी कि इनकी पर्सनल वेबसाइट का क्या है, blogexpressusa.com का किसी ने लिंक लगाया है अपनी वेबसाइट में। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? बैकलिंक मिल गया और उसकी क्या हो गई? एक्सटर्नल लिंक, यानी कि आपकी वेबसाइट को एज़ अ एक्सटर्नल लिंक यूज़ किया गया है किसी वेबसाइट में, तो वो आपके लिए क्या हो गई? बैकलिंक्स हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी आपको बैकलिंक्स मिली हैं और कितनी बैकलिंक्स नहीं मिली हैं। आपने अपनी वेबसाइट पे कितने इंटरनल लिंक लगाए हैं, कितने नहीं लगाए हैं। देन उसके बाद अचीवमेंट्स में आते हैं, तो ये कुछ खास नहीं है। आप सेटिंग्स का देख लो कि आप अगर सेटिंग्स में आते हो, किसी को यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें क्रॉलिंग के लिए रोबोट डॉग टीएक्सटी आपका वैलिड है या फिर नहीं है,
आपने कितने यूआरएल्स को इंडेक्सिंग के लिए आपने डाला है कितने दिन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रॉल स्टेटस दिखा रहा है कि इतनी यूआरएल्स आपकी वेबसाइट पे क्रॉल की गई हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो। प्रॉपर्टी एडेड अकाउंट यहाँ पे कब प्रॉपर्टी को ऐड की गई है, 1 सितंबर को और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी यानी कि अपने डोमेन को, अपने कंसोल से। और ये जो लिंक वाला डेटा मैंने बताया था ना, इसको आपको किसी को देना नहीं। अगर आपको किसी को एक्सेस भी देना है, मान लो कि आपकी कोई बड़ी वेबसाइट है और उसको कंसोल में आप काम कर रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है। आपको कभी भी ऐसे पर्सन को नहीं देना है जिस पे आपका ट्रस्ट नहीं है। अदरवाइज़ ये डेटा बहुत तेज़ी से बिकता है क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक डेटा होता है। आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा यहाँ से बेचा जा सकता है और मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपकी वेबसाइट पे डेटा अच्छा है, ज़्यादा है, तो पूरा फुल कंट्रोल किसी को मत देना। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए अच्छा है, कभी हमारे साथ गड़बड़ी नहीं करेगा, जैसे आपने बताया कि आपका फ्रेंड ले गया आपके डिस्कवर, ठीक है? तो ऐसे कोशिश करना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आपके कॉम्पिटिटर के लिए, ठीक है? अगर सपोज़ मानो कि यहाँ से आप फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है? अगर ऐसा कुछ लगता है कि आप काम कर रहे हो, जैसे डिस्कवर की बात करें, अगर डिस्कवर या फिर गूगल न्यूज़ अप्रूवल की बात करें, अगर आपको लगता है कि हमारी वेबसाइट पे जो हमारी वेब स्टोरेज हैं, बेसिकली डिस्कवर आपको किस केस में मिलता है, जब आप अपने वेबसाइट पे डिस्कवर वेब स्टोरी पे काम करते हो, तभी आपको डिस्कवर का अप्रूवल मिलता है। अगर लगता है कि आप वेब स्टोरी पे काम कर रहे हो और आप गूगल पे या फिर आपके डिवाइस पे वेब स्टोरेज दिख रही हैं, बट कंसोल में यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि ये तभी आएगा जब आप वेब स्टोरी वगैरह पे प्रॉपर काम करोगे। तो यहाँ से अप्रूवल डाल सकते हो, फीडबैक डाल सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे तो वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं और गूगल पे सर्च इंजन में दिखाई भी दे रही है हमारी वेब स्टोरेज, बट यहाँ पे कंसोल में हमें उसका एक्सेस नहीं मिला हुआ है। तो वहाँ यहाँ से आपको क्या करना है, अप्रूवल डाल देना है, फीडबैक डाल देना है और सबमिट कर देना है। ये इनका क्रॉलर आएगा, क्रॉल करेगा आपकी वेबसाइट को और 24 से 48 घंटे के अंदर कहीं न कहीं अगर सही होंगी सारी चीज़ें, तो अप्रूवल दे देगा। बस ठीक है, बाकी क्योंकि इस वेबसाइट में ज़्यादा डेटा नहीं था, इस वजह से बहुत सारे फीचर्स इसमें हाइड किए गए हैं। अगर वेबसाइट में जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतने ज़्यादा कंसोल में आपको फीचर्स की कंट्रोलिंग मिलेगी, ठीक है? अगर यहाँ तक किसी को इस टूल में किसी को कोई दिक्कत हो, जितना मैंने अभी बताया है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो बताओ आप। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी गूगल एनालिटिक्स हम पढ़ेंगे कल।